डाउट अपने को? हमें कोई डाउट है क्या? कोई बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते। चलो देखो आगे, मेमोरी ग्लैंड देखना है। अब एक बार ये देख लो, यहाँ तक के पोर्शन में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, है ना? मैन तो डायग्राम में तो देखो कुछ नहीं है। ये जो आपको नलिकाएं बताई थी, पहले स्तन कूपिका, फिर स्तन नलिका, है ना, फिर स्तन वाहिनी, मेमोरी ट्यूबुल्स के बाद में मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, यही सभी का अरेंजमेंट डायग्राम में देखना होता है। तो देखो एक डायग्राम बता रहा हूँ इसका, मेमोरी ग्लैंड का। देखो ये जो सर्किल, ये सर्किल तो है बेटा यहाँ पर रिब्स, क्योंकि वक्ष भाग में स्थित होता है ना? और इन रिब्स के मिड में ये जो मसल्स है, ये हो गए बेटा आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि पसलियों के बीच में अंतर परशुक अवकाश में अंतर परशुक पेशी इंटरकोस्टल मसल्स होगी। और बेटा फिर इन इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर ये जो ब्लू कलर से लाइनिंग करके मैंने बनाया है, ये है पेक्टोरेलिस मेजर पेशी, ठीक है? और एक सेरेटस एंटीरियर मसल्स भी होगी। तो ये दो मसल्स होती है, सेरेटस एंटीरियर मसल और एक होता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। लेकिन एनसीईआरटी में केवल पेक्टोरेलिस मेजर दे रखा है। देखो ये यहां से आती है, कंधे से, यहां से ऊपर से ऐसे आ रही है मसल्स, है ना? और एक यहां से नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है मेजर, और नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है माइनर। तो दो होती है, पेक्टोरेलिस माइनर, पेक्टोरेलिस मेजर। तो ये पेक और सेरेटस इंटीरियर मसल्स के ऊपर लोकेटेड होंगे, ठीक है? सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं अपन, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। टू एंटीरियर साइड में ये लेक्टिफेरस डक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है? और ये यहाँ पर इस तरह से एम्पुला बना रही है, इसको ग्रेटर मेमोरी एम्पुला, वृहद स्तन तुम्बिका कहते हैं। और फिर आगे जाकर के ये ऐसे कई डक्ट में डिवाइड कर जाता है, मेमोरी ट्यूबुल्स कहेंगे। मेमोरी ट्यूबुल्स भी आगे ऐसे और डिवाइड करेगी, सॉरी ये मेमोरी ट्यूबुल्स हो गई, ठीक है? इस ट्यूब होगी है, और इनके अंतिम ये यहाँ पर संरचना पाई जाती है, जिसको अपन स्तन कूप एल्वियोलाई भी कहते हैं, ठीक? और इनके आउट, मैंने बड़ा सर्किल बनाया है यहाँ पर, स्तनपाली मेमोरी लोब, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ट्यूब पता लगेगी इसमें, बाहर की तरफ अपन ये बड़ा वाला सर्किल बनाया यहाँ पर, मेमोरी लोब या स्तनपाली 15, और ये होती है। अब
प्रत्येक लोब है, जैसे कि एल्वियोलाई है उन लोब्यूल्स के अंदर, मेरी लोब हो गई। अच्छा, मेमोरी लोब, ये जो कूपिकानुमी संरचना है इनको बोल एल्वियोलाई स्तन कूपिका। अब स्तन कूपिका अंदर की तरफ से आस्तरित होगी ऐसे। देखो ये सिक्रेटरी सेल्स है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, तो ये है बेटा श्रावी कोशिका, घनाकार कोशिका, मिल्क सिंथेसिस, दुग्ध का संश्लेषण करेगी, है ना, मिल्क बना रही है, ये क्यूबोइडल सेल्स है, सिक्रेटरी सेल्स होती है। अब ये जो श्रावी घनाकार कोशिका है, ये एक गुहा को घेरे हुए रहती है और इसको हम बोलते हैं बेटा ल्यूमेन या गुहा, ठीक है। और इसका काम होगा यहां पर मिल्क स्टोरेज, ठीक है। अब देखो कूपिका है, ई सेपरेट ट्यूबुल्स पे ओपन कर रही है, अलग अलग नलिका में खुल रही है। तो ये बेटा जो अलग अलग नलिकाएं हैं पर मेरी ट्यूबुल, स्तन, कितने एल्वियोलाई होंगे, एल्वियोलाई होंगे जितने यहां पर मेमोरी ट्यूब बराबर होती है। अब जैसे मान लो बेटा कि एक मेमोरी लोब में हमने डायग्राम में 2 एल्वियोलाई बताई है ना, तो ये जो एक मेमोरी लोब में जितनी भी एल्वियोलाई है वो सभी एल्वियोलाई अलग अलग मेमोरी ट्यूबुल्स में ओपन कर रही है, और सभी मेमोरी ट्यूबुल्स एक लोब की कंबाइंड होकर के एक डक्ट में ओपन होगी। समझने में आ रहा है? देखो जैसे एक लोब में जैसे 2 एल्वियोलाई है तो 2 मेमोरी ट्यूबुल्स हो गई, है ना, और जितने भी मेमोरी ट्यूबुल्स हैं वो सारे कंबाइंड होकर के एक मेमोरी डक्ट बनाती है। मतलब अब मेमोरी डक्ट की संख्या कितनी होगी, जितने मेमोरी लोब है उतने ही मेमोरी डक्ट होंगे, है ना, उनकी संख्या इसके बराबर होगी। तो ये जो नलिका है बाहर की तरफ निकली हुई, इसको हम लिखेंगे यहां पर मेमोरी डक्ट या स्तन वाहिनी, ठीक है। और ये बहुत सारी जो स्तन वाहिनियां हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के यहां पर बनाती है ग्रेटर मेमोरी एम्पुला, जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं वृहद स्तन तुम्बिका। और ये जो मेमोरी एम्पुला है ये बाहर की तरफ लैक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध वाहिनी के द्वारा आउटर साइड में ओपन होगा, और कहां पर ओपन कर रहा है, निप्पल पर, ठीक है, निप्पल पर ओपन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम में आपने ग्रंथिल ऊतक, देखो इसकी संरचना में 3 ऊतक मैंने बताए थे, जैसे वशीय ऊतक, ग्रंथिल ऊतक और तंतुमय ऊतक। तो हमने ग्रंथिल ऊतक तो देख लिया। अब जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, है ना, वो फाइब्रस टिश्यू इस तरह से होंगे यहां पर। देखो ये लाइनिंग लाइनिंग मैंने बनाई, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा यहां पर तंतुमय ऊतक, और ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ग्रीन कलर से इस तरह से,
ये वसा उत्तक है ना, एडिपोज टिश्यू हो गया जो वेरिएबल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर, जिसमें आउटर टू इनर, सॉरी इनर टू आउटर साइड में जो सीक्वेंस है कि कैसे कैसे ट्यूबुल्स अरेंज होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर पता लग रही है। अब बताओ इस वाले स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? तो वही बात है, इससे ज्यादा बेटर कि अगर आपको ये पता है ना, देखो डायग्रामेटिक क्वेश्चन से ज्यादा मतलब इस तरह से स्टेटमेंट में यहाँ से चांस होते हैं बनने के, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इनर टू आउटर साइड में क्या सीक्वेंस होती है यहाँ पर डक्ट की। ठीक है, चलो देखो एक डायग्राम हम एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि चीज वही है। और थोड़ा सा जैसे मान लो कि उसमें अलग पार्ट में दे रखा है तो और अच्छे से समझने में आ जाएगा। देखो ये हमने पीछे की तरफ यहाँ पर पसली है ना, मसल्स के रिब्स के बारे में बताया। परशुकाओं के बीच की पेशियां, ये आईसीएम है, इंटरकोस्टल मसल। ये पेक्टोरियलिस मेजर इनके ऊपर की तरफ है, वृहद अंश पेशी है ना, पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स की बात कर रहे हैं। ये आगे की तरफ निप्पल, ठीक है, दुग्ध वाहिनी देखो निप्पल में ओपन कर रही है। अब ऐसे मत सोचना कि एक ही ओपन करती है, बहुत सारी होती है ना, वो तो हमने डायग्राम में समझाने के लिए केवल एक बताया। ये देखो बेटा, ये वाला पार्ट जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर है ना, यहां पर ये क्या है, एम्पुला। एम्पुला से पहले स्तन नलिका, ठीक है, स्तन कूपिका, ये देखो पता लग रहा है, और स्तन पाली। तो ये और ये है वसा, ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है जो वहां पर दे रखा है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर आपको डायग्राम ये क्लियर पता लग जाएगा कि इनकी ओपनिंग किस तरह से होती है। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? अब आगे ध्यान दो कि निप्पल के अराउंडली, ठीक है, निप्पल के बाहर की तरफ या इसके चारों तरफ यहां पर एक डार्क ब्राउन या पिंक कलर में स्किन प्रेजेंट होती है, और उसको बोलते हैं हम एरियोली, एरियोला। ठीक है, तो ये निप्पल के चारों तरफ, मतलब कि मॉइस्चर मेंटेन करना, उसको लुब्रिकेट करके रखना, है ना, तो ये सभी एरियोला जो होता है, या एरियोली, एरियोला ये इसी को बोलते हैं, जिसके अराउंडली डार्क कलर की स्किन होती है निप्पल के अराउंडली, उसको एरियोली बोला जाता है। ये मेमोरी ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है? चलो भाई इसको बना लो, फिर अगला पेज खोलते हैं अपन और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको बना लो।
हो गया बेटा ये वाला डायग्राम? हटा दो। आप तो बस इतना ध्यान रख लो कि आईसीएम के ऊपर होती है, रिप्स आईसीएम के ऊपर। हो गया बेटा? हटा दूं? हटा दूं ये? यस सर। क्लियर सबने? यस सर। चलो ठीक है। हाँ हटा, देखो अब आगे ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक है जनन चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो कि मादा के जनन तंत्र में चक्रीय परिवर्तन, प्रोडक्टिव सिस्टम, नो, उसको जनन चक्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है बेटा, ठीक है? एस्ट्रस साइकिल
साइकिल या रज या, ठीक है, दो टाइप के साइकिल हो गए हैं। तो हमने बताया था एग्जाम्पल होंगे मादा स्तनधारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जाम्पल होंगे प्राइमेट जैसे ह्यूमन, एप, ओल्ड वर्ड मंकी, ये इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जो एस्ट्रो साइकिल हमने आगे क्या है, ये केवल सरफेसली बता रहे हैं इसके बारे में, साइकिल ही पढ़ना है। एस्टर साइकिल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है दूसरा है पोली मोनोएस्ट्रस, ऐसे जंतु जिनमें वर्ष में केवल, है ना, वर्ष में केवल एक बार ही जनन करेंगे तो उसको बोलेंगे मोनोएस्ट्रस। वर्ष में एक बार मध्य चक्र प्रेजेंट और एक से अधिक मध्य चक्र प्रेजेंट, उसको बोलेंगे पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस में एग्जाम्पल होंगे जैसे लोमड़ी, भालू, ठीक है, बियर, और वोल्स, भेड़िया, है ना, ये इसमें एग्जाम्पल आता है। पॉलीएस्ट्रस में एग्जाम्पल आएंगे जैसे मवेशी, चूहा, मवेशी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे आ गए, तो ये पॉलीएस्ट्रस होता है। एस्ट्रोजन का उच्च स्तर, जंतु को मैथुन क्रिया के लिए प्रेरित करता है, जिसे कामोन्माद या ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मवेशी वगैरह होता है ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो ये पॉलीएस्ट्रस होता है। ठीक है, मतलब वर्ष में एक से ज्यादा, मतलब मैं, तो जैसे मान लो कि एस्ट्रस साइकिल जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इनमें ब्लीडिंग फेज होती नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा, और जब एस्ट्रोजन का लेवल इसमें पीक पर होता है, हाई होता है, तो इनमें कोपुलेशन मतलब लैंगिक इच्छा होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, उसी को ही पीरियड ऑफ हीट बोला जाता है। फिर इसके बाद में एस्ट्रस चक्र का बंद होना, एस्ट्रस चक्र का इस एन, मतलब ये नहीं कि परमानेंट बंद हो गया, एन एस्ट्रम का मतलब है जैसे मान लो कि कोई एनिमल में वर्ष में दो एस्ट्रस चक्र चल रहे हैं, अब जैसे अभी एस्ट्रस चक्र प्रारंभ हुआ, है ना, अब आज से फिर 6 महीने बाद में वापस से एस्ट्रस चक्र प्रारंभ होगा, या फिर वो वर्ष में एक बार एस्ट्रस चक्र आ रहा है,
जैसे आज एस्ट्रस चक्र खत्म हुआ, अब आज से 1 साल बाद में फिर से स्टार्ट होगा। तो ये जो बीच में है ना कि तब तक एस्ट्रस चक्र, एस्ट्रस साइकिल सीज हो जाता है ना, जैसे 1 महीने के लिए सीज है, 6 महीने के लिए सीज है, 1 साल के लिए बंद हो गया, तो उसको हम एन एस्ट्रम कहते हैं। आई बात समझने में? जैसे ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 से 29 दिन की अवधि होती है ना। अब वो अब उसमें तो क्या होता है कि वो रेगुलर फिर से, जैसे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर अगले दिन से फिर से स्टार्ट हो जाता है। इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें जैसे एस्ट्रस चक्र आज प्रारंभ हुआ है ना, 30 दिन बाद में मान लो खत्म हो गया, तो अगले दिन स्टार्ट नहीं होगा, फिर उसके अगले दिन मान लो हो सकता है 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, 2 महीने के बाद में स्टार्ट होगा। तो वो जो बीच में सीज है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, तो वो गैप है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एन एस्ट्रम कह रहे हैं। देखो ये केवल सरफेसली चीजें बताई है, हमने कोई स्टेज वगैरह इसके डिस्कस नहीं की। बाकी आप पैकेज में क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ जगहों पर एस्ट्रस साइकिल से रिलेटेड 1-2 प्रश्न दे रखे हैं, तो आप वो मेरे से पूछ लेना। वैसे तो आपसे हो जाएंगे यहां से क्वेश्चन, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में है नहीं। वैसे इसमें भी वही स्टेज चलती है, प्री एस्ट्रस, एस्ट्रस और पोस्ट एस्ट्रस। तो उसमें ये पूछेगा कि भाई एस्ट्रोजन का लेवल किस में इंक्रीज कर रहा है, तो प्री एस्ट्रस में इंक्रीज कर रहा है, तो एक बार पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद में अब स्टार्ट करता है बेटा, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जननात्मक मादा में एंडोमेट्रियम टूटने से जननात्मक मादा में एंडोमेट्रियम टूटने से रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव होता है जिसे मेंस्ट्रुएशन या आर्तव कहते हैं, ठीक है। जैसे जो ब्लीडिंग फेज होती है ना, उसको क्या कह रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन। और इस आर्तव के दौरान, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या आर्तव क्या है कि जननात्मक मादा में एंडोमेट्रियम के टूटने से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन कह रहे हैं। तो आर्तव में श्रावित, आर्तव में श्रावित तरल को क्या कहेंगे बेटा अपन? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। क्या कहेंगे इसको? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इसको आप आर्तव तरल कह सकते हैं। देखो आर्तव और आर्तव तरल, आर्तव एक परिभाषा है जिसमें जननात्मक मादा में एंडोमेट्रियम के टूटने से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मेंस्ट्रुएशन या आर्तव कह रहे हैं। और आर्तव प्रावस्था में जो फ्लूइड बाहर निकलता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलेंगे। अब इस फ्ली मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होगी बेटा लगभग 70 से 80 ml, ठीक है, 70 से 80 ml। अब इस फ्लूइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? इस फ्लूइड में रक्त होगा जो कितना होता है? 30 से 50 ml, समझ गए? तो आप ये मत माना कि ब्लीडिंग 70 to 80 ml हो रही है। ब्लीडिंग कितनी हो रही है? 30 से 50 ml ब्लड बाहर निकलता है, 30 to 50 ml। बाकी की चीजें और क्या होती है वो देखो। रक्त के अलावा जैसे श्लेष्मा प्लस मृत कोशिका प्लस मृत सेकेंडरी oocyte, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। देखो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आ रहा है, उस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का अमाउंट 70 to 80 ml होगा, जिसमें से 30 से 50 ml ब्लड होता है। बाकी की चीजें, उसमें म्यूकस भी होगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड से सिक्रेट होगा वो म्यूकस भी बाहर आएगा।
एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं जो टूटती है, क्षतिग्रस्त होती है, वो सेल्स भी बाहर आती है, ठीक है। और इससे पहले मान लो कि कोई आर्तव चक्र चला था, है ना, जैसे मान लो इस बार कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो गया, तो जो पिछले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई थी वो भी बाहर निकल जाती है, तो इसमें जो मृत सेकेंडरी oocyte है वो भी बाहर निकल जाएगी। लेकिन एक बात यह है कि देखो, ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर आएगा तो उसका क्लोट भी बनेगा, लेकिन यहां पर इसका क्लोट नहीं बन रहा है, क्योंकि गर्भाशय की कोशिका के द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जा रहा है जिसको हम फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम कह रहे हैं, और वो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, इसमें क्लोट को डिसोल्व कर देता है, उसको घोल देगा, ठीक है। तो आर्तव स्राव का थक्का आर्तव स्राव का थक्का गर्भाशय के फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है फाइब्रिनोलाइटिक, जो मतलब क्लोट बनेगा ना फाइब्रिनोजन से, जो फाइबर बनेंगे उनको लाइसिस, लाइटिक मतलब लाइसिस, अपगठन कर देगा, तो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम के कारण नहीं बनता। इसलिए ध्यान रखना कि जब ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो क्या वो जो ब्लड बाहर आएगा क्या वो क्लोट फॉर्म में होगा, नहीं, है ना, लेकिन वो फ्रेश भी नहीं होगा, क्योंकि जो आर्तव स्राव में ब्लड आ रहा है वो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम उसका क्लोट नहीं बनने देंगे, इसलिए कभी भी आर्तव स्राव में जो ब्लड बाहर आता है वो क्लोट फॉर्म के अंदर नहीं होता है, किसके कारण, गर्भाशय के फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम के कारण। क्लियर है बेटा, समझने में आया। इसके अलावा देखो दो टर्मिनोलॉजी है, एक है बेटा यहां पर मीनार्क, इसको बोलते हैं रजोदर्शन, और एक टर्मिनोलॉजी होती है मीनोपोज या रजोनिवृत्ति। अब देखो दोनों में क्या फर्क है। मादा में यौवन आरंभ पर प्रथम आर्तव चक्र का प्रारंभ होना क्या कहलाएगा, मीनार्क। मादा में प्यूबर्टी में प्रथम आर्तव चक्र का प्रारंभ होना मीनार्क कहलाता है। जैसे मान लो किसी में सबसे फर्स्ट टाइम जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और स्टार्ट कब होगा, प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार स्टार्ट होता है उसको क्या कह रहे हैं, मीनार्क कह रहे हैं। और मीनोपोज क्या होगा, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में, लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र का बंद होना क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति या मीनोपोज कहलाता है ना, कि मीनोपोज के बाद में फिर और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो मीनार्क में तो देखो प्यूबर्टी में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और मीनोपोज में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो गया, उसको मीनोपोज कह रहे हैं। अब जो मीनार्क से मीनोपोज के बीच की जो अवधि है, ठीक है, मीनार्क से मीनोपोज की जो बीच की अवधि है, इसको बोलते हैं बेटा जनन अवधि। दोनों के बीच की अवधि को जनन अवधि बोलते हैं, जो लगभग 35 से 40 वर्ष की हो जाती है। और जनन अवधि के दौरान मादा लगभग 400 से 450 ओव्यूम रिलीज करती है,
ठीक है। जो जनन अवधि है उसके दौरान लगभग 400 से 450 एग रिलीज किए जाते हैं। प्रीफर कितने करेंगे? 400 एग रिलीज होते हैं उसके कंप्लीट लाइफ स्पैन में, है ना। मतलब वो कितने जनन चक्र पूरा मतलब कि आर्तव चक्र पूरा कर लेंगे? लगभग 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें कंप्लीट हो जाता है। देखो एक सीधा सा डेटा होता है बेटा, कि जैसे मान लो कि आप मीनार्क रजोदर्शन, है ना, ये प्यूबर्टी की एज जैसे 12 से 14 वर्ष, मान लो एवरेज हम 10 साल निकालें, ठीक है, और रजो निवृत्ति 50 वर्ष है, तो अपन लगभग 40 साल की आयु हो गई, है ना। अगर 10 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, 50 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट बंद हो रहा है, तो 40 साल की जो अवधि है वो उसका फर्टाइल पीरियड हो गया, वो जनन अवधि हो गई उसकी। अब वो फर्टाइल पीरियड में जैसे एक महीने में एवरेज 1 एग रिलीज होगा, नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो एक आर्तव चक्र में सामान्यतः एक अंडा मोचित होता है, और एक आर्तव चक्र की अवधि भी 28 से 29 दिन की हो गई, मतलब एक महीने की हो गई। तो एक साल में 12 अंडे रिलीज हो गए, है ना। तो 40 साल में कितने होंगे? लगभग 400 से 450 के समथिंग डेटा आता है। अच्छा, उस दौरान ये भी है कि मान लो कि उस फीमेल ने कोई प्रेगनेंसी कंसीव की, है ना। अब प्रेगनेंसी कंसीव की तो जैसे 9 महीने तक प्रेगनेंसी होती है, तो 9 महीने तक उसमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। और 9 महीने बाद में प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद में भी लगभग 6 महीने तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक भी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, स्तनपान अनार्तव। तो लगभग 15 महीने हो गए। नहीं समझने में आई मेरी बात? ठीक है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मान लो कि जैसे प्यूबर्टी की जो एज है वो हम 10 वर्ष निकाल के चले, और उसमें जो मीनोपोज की एज है वो है मान लो बेटा 50 वर्ष, तो जनन अवधि कितने वर्ष की हो गई? जनन अवधि हो गई यहां पर 40 वर्ष की। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका ड्यूरेशन 28 टू 29 डे होता है, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 एग रिलीज हो रहा है, तो एक वर्ष में अपन मान के चलते हैं लगभग 12 एग, ठीक है। अब 40 वर्ष तक कितने होंगे? मल्टीप्लाई 12 है, ठीक है। तो लगभग मान लो कि आप 400 से लेकर के 450 मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डेटा आ रहा है, लेकिन अब मान लो कि उसने दो मतलब कि गर्भावस्था धारण किया, उसने 2 बार गर्भावस्था धारण की। अब एक प्रेगनेंसी की अवधि होती है बेटा 9 महीने, ठीक है। और प्रेगनेंसी जैसे कंप्लीट हो गई, चाइल्ड बर्थ हो गया, बच्चे के जन्म होने के बाद में अधिकतम 6 महीने तक नया आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता है। जैसे आज प्रसव हुआ तो अब से 6 महीने तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, ये एक एवरेज मान के चलते हैं। तो 6 महीने और जोड़ दो, तो 15 महीने एक प्रेगनेंसी के और 15 महीने दूसरे प्रेगनेंसी के हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 30 महीने, है ना। तो ये जो 480 बता रहे थे ना अपन अभी, अरे मल्टीप्लाई 40 गुना 12 करोगे तो 480 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं। अब उसमें से 30 माइनस कर दो, कितने आ गए? 450 आ गए। आई बात समझने में? तो क्योंकि ये जो 15 महीने या 30 महीने तक इसने 2 प्रेगनेंसी कंसीव की, तब तक उसमें कोई भी नया आर्तव चक्र नहीं चलता। ये धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक जैसे प्रोग्रेस करेगा समझने में आते जाएंगे कि मैंने किस बेसिस पर ये चीजें बताई है। क्योंकि देखो बेटा, जब फीमेल मतलब प्रेगनेंसी में है ना, उसने गर्भावस्था धारण की है, तो गर्भावस्था के दौरान उसमें एफएसएच और एलएच का लेवल बिल्कुल डिक्लाइन करेगा, है ना, बिल्कुल डिक्लाइन कर जाता है। तो एफएसएच एलएच की एब्सेंस में उसमें फोलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के बाद में 6 महीने तक क्यों नहीं हो रहा है? अब वो जरूरी नहीं है 6 महीने तक ही हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। कुछ फीमेल में ऐसा होता है कि प्रसव के बाद में 1 साल तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। कुछ में ऐसा होता है कि जैसे 3 महीने में, चौथे महीने में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, हम तो 6 महीने की बात कर रहे हैं, है ना, फिर बाद में रुक गया,
3 4 5 महीने तक नहीं हुआ, फिर उसके बाद में हो रहा है, तो वो सारे हार्मोन इम्बेलेंस होने की वजह से हो जाता है ना। लेकिन एक एवरेज मान के चलते हैं अपन कि 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है ना, जो लैक्टेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। और प्रोलैक्टिन का गोनेडोट्रोपिन पर इनहिबिटरी प्रभाव पड़ता है, संदमक प्रभाव आता है, इसलिए एफएसएच एलएच डिक्लाइन करेंगे। आप देखो कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद में उसमें लैक्टेशन बढ़ जाता है, गैलेक्टोपोइसिस, मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का रिलीज होना बढ़ जाएगा, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो मिल्क का प्रोडक्शन भी डिक्रीज करने लग जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा, गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ेगा। आई बात समझने में? तो ये सारी चीजें यहां पर होती है। क्लियर है बेटा? अब आगे ध्यान दो, देखो फिर बाकी और आगे टॉपिक प्रोग्रेस करेगा, वो अपन समझाते रहेंगे। अब मुझे ये बताओ, मीनार्क, मेनोपॉज और जनन अवधि, ये जो लिखा है ये समझने में आ गया? मीनार्क मतलब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो मीनार्क कह रहे हैं, और परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो गया, बंद हो गया, तो उसको मीनोपॉज कहेंगे। मीनोपॉज कब होगा? लगभग 50 वर्ष की आयु में होगा। और मीनार्क कब होगा? लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में, मतलब प्यूबर्टी के अंदर मीनार की रजो दर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा? अब देखो इसके बाद में आर्तव चक्र की अवधि कितनी होगी? 28 से 29 दिन की। ठीक है? इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा? 28 टू 29 डे का होता है। अब आर्तव चक्र को हम यहां पर 3 पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। देखो इस तरह से ध्यान से समझना एक बार, है ना, 3 पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये हो रहा है यहां पर 28 से 29 दिन का, तो ये 28 टू 29 डे का हो गया, और ये हो गया यहां पर 14 डे, है ना, 14 डे। अब जो 14th डे होता है उसको हम कहते हैं बेटा अंडोत्सर्ग अवधि। अंडोत्सर्ग, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहेंगे। अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? 14वें दिन होगा। अब 14 दिन से जो पहले वाली फेज है उसको बोला जाता है बेटा प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग के पहले वाला क्या हो गया? प्री ओव्यूलेटरी फेज, और अंडोत्सर्ग के बाद वाला क्या हो गया? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, समझने में आया ये? ठीक है? अगर मान लो साइकिल 28 या 29 दिन का है तो उसमें 14 दिन, 14वें दिन क्या होगा? अंडोत्सर्ग होता है, उसको अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। अब 14 दिन से पहले वाली जो फेज है, मतलब अंडोत्सर्ग प्रावस्था से जो पहले वाली अवस्था है, उसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और अंडोत्सर्ग के जो बाद वाली है उसको बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब बेटा यहां पर जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है ये वेरिएबल फेज होती है ना। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो प्री ओव्यूलेटरी फेज में आएंगे, और जो एक कांस्टेंट फेज होती है, स्थायी प्रावस्था, वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होती है। तो इसको हम कहते हैं मोस्ट वेरिएबल फेज। किसको कह रहे हैं? प्री ओव्यूलेटरी फेज को, या फिर आप इसे हिंदी में परिवर्तनशील भी कह सकते हैं, परिवर्तनशील। और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है ये बेटा यहां पर मोस्ट कांस्टेंट फेज होती है। मोस्ट कांस्टेंट फेज होती है, मतलब स्थायी प्रावस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो हमेशा 14 दिन की ही रहेगी। अरे देख लो, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कितने दिन की हो गई? 14 दिन की हो गई ना। और प्री ओव्यूलेटरी फेज कितने दिन की हो गई? 14 दिन की हो गई। अब जैसे मान लो कि अगर किसी मादा में, क्वेश्चन है, किसी मादा में आर्तव चक्र
44 दिन का है तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? 22वें दिन। ठीक है, गलत है, ऐसे नहीं बताना, तभी तो ऊपर कह रहा हूं मैं, ये जो मोस्ट कांस्टेंट और मोस्ट वेरिएबल फेज कैसी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला देखो बेटा, इसके लिए आप फॉर्मूला बताओगे कि ओव्यूलेशन डे, ओव्यूलेशन डे इक्वल टू आर्तव चक्र के दिनों की संख्या -14। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे वहां पे, है ना? तो यहां पर कितना है 44 और -14 करेंगे तो किस दिन आएगा? 13th डे ओव्यूलेशन हो जाएगा, 30वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। पता है कैसे बताया? क्योंकि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है ना वो फिक्स होती है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसे मान लो किसी फीमेल में अपन कहें कि उसमें मतलब 30 दिन का, या फिर मैं कहूं कि उसमें 32 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, 32 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें ओव्यूलेशन किस डे होगा? तो आपको ये नहीं करना है कि उसमें आप आधा करके बता दो, कि ये सोचो कि देखो सर 28 वाले में आधा 14 दिन हो रहा है तो उसमें भी अपन 16 करके बता दें, ऐसा नहीं करना है। आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों की संख्या है उसमें से -14 करना है। ठीक है, तभी तो मैंने ये सबसे पहले ऊपर वाली चीज बताई कि जो ओव्यूलेशन के बाद वाली जो प्रावस्था है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये मोस्ट कांस्टेंट फेज होती है, स्थायी प्रावस्था होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आते हैं, ये 14 दिन की। और मोस्ट वेरिएबल फेज है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज होते हैं, ये परिवर्तनशील प्रावस्था है, इसमें चेंज आता है। हो सकता है जैसे अभी आपको 14 दिन की दिख रही है ना, और उसमें देखो जब 44 दिन का आर्तव चक्र है तब ये 30 दिन की हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर 44 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 50 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 20 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज तो तब भी 14th डे की ही होगी, 14 दिन की होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाए कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे दे रखे, फिर आपसे पूछे ओव्यूलेशन किस दिन होगा, तो बता सकते हो। ठीक है, -14 करके बता दो, आर्तव चक्र के दिनों की संख्या -14। ठीक है, ये अंडोत्सर्ग का दिन होगा उसमें। क्लियर है बेटा? समझने में आया नहीं आया यहां तक की बातें? ठीक है, अब इसमें इसके लिए अपन पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, जो ओव्यूलेशन के लिए जो टेस्ट होता है, ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि मैं एक रफली चीज आपको यहां पर समझाऊं इसमें, जैसे ये 28 या 29 ये फर्स्ट हो गया, ये 14 हो गया। अब जो 14th डे ओव्यूलेशन हुआ, तो अगर इस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, ओव्यूलेशन के आसपास अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मोस्ट लाइफ स्पैन है वो तो होगा बेटा 48 आवर, और ओव्यूम वो 24 आवर तक सरवाइव करेगा। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन लेकर के चले तो इधर से 3 दिन लेते हैं जैसे 10th डे, और इधर से 3 दिन लेते हैं जैसे 17th डे, है ना, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि इस बार मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का ही होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि ये वेरिएबल कर जाए, 30 दिन का हो जाए, 32 दिन का हो जाए, है ना। तो इसलिए जो ये फर्टाइल पीरियड है वो 10 से 17 दिन की अवधि को माना जाता है, तो इसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। क्यों कह रहे हैं फर्टाइल पीरियड? क्योंकि इस दौरान अगर कोपुलेशन
सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो इसमें निषेचन होने की संभावना, गर्भधारण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं। अब हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, उसमें एक टॉपिक ये भी पढ़ते हैं जैसे जन्म नियंत्रण की विधियां, जिसमें मैंने आपको बैरियर मेथड के बारे में तो समझाया ही था, है ना। अब अपन बता रहे प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम एक विधि पढ़ते हैं जिसको कहता है आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि 10 से 17 दिन के बीच में, जैसे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो इसमें 10th से 17th डे के बीच में कोई भी मैथुन क्रिया या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क पीरियड होता है। ये फर्टाइल पीरियड को रिस्क पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन और कॉन्सेप्शन, गर्भधारण होने की संभावना ज्यादा होगी। और इसके बाद वाला और जो पहले वाला पीरियड है इसको बोला जाता है सेफ पीरियड। इसको सेफ पीरियड कहते हैं क्योंकि यहां पे गर्भधारण होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। क्योंकि जैसे 10 दिन से पहले और 17 दिन के बाद में अगर कोपुलेशन होता है तो उसमें कॉन्सेप्शन के चांसेस नील होते हैं, लेकिन 10 to 17 डे के अंदर ये मोस्ट मतलब कि ज्यादा चांसेस यहां पर होंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन यहां पर होने वाला होता है। अब इसका पता कैसे लगता है कि ये फर्टाइल पीरियड है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिन बार्केट परीक्षण। स्पिन बार्केट टेस्ट में जो गर्भाशय ग्रीवा में जो म्यूकस होगा, श्लेष्मा होगा, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। स्पिन बार्केट टेस्ट करते हैं तो स्पिन बार्केट टेस्ट में जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि सर्वाइकल म्यूकस थोड़ा पतला हो जाएगा, है ना, गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा। अगर गाढ़ा श्लेष्मा है तो स्पर्म के लिए होस्टाइल नहीं है ना। अब आप सोचो जैसे कि यूटेराइन सर्विक्स है, वहीं से तो स्पर्म यूटेरस में एंटर करेंगे। अब यूटेराइन सर्विक्स में जो म्यूकस है अगर वो गाढ़ा म्यूकस है तो स्पर्म एंटर कर पाएगा नहीं। तो यहां पर एक तो म्यूकस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ताकि स्पर्म को रिसीव कर सके। एक तो ये टेस्ट होता है ना, जिसमें ऐसे फिंगर से इस तरह से देखा जाता है, उसमें फाइबर्स वगैरह देखे जाते हैं श्लेष्मा के, ठीक है, वो स्पिन बार्केट टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट है बीबीटी, बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर ये भी मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताया था कि जब ओव्यूलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज करता है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से लगभग 1 डिग्री तापमान अपन। और वो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है वो किसकी वजह से राइज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, इसलिए उसको थर्मोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, याद आ गया। और तीसरा जो होता है उसमें हम एलएच हार्मोन के प्रेजेंस को देखेंगे यूरिन में। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक तो होता है प्रेगनेंसी या ग्रेविडेक्स टेस्ट, है ना, जिसमें प्रेगनेंसी गर्भावस्था का परीक्षण करते हैं कि वो तो एचसीजी पर आधारित होता है, और एक होता है फर्टाइल पीरियड का टेस्ट, निषेधी का परीक्षण। वो जैसे घर में कोई किट होता है कि इसका भी किट आता है फर्टाइल पीरियड को चेक करने के लिए, और उसमें एलएच हार्मोन की प्रेजेंस को देखा जाएगा। तो ध्यान रखना, फर्टाइल पीरियड को टेस्ट करने के लिए अलग हार्मोन पर बेसिस होगा, एलएच पर, और जो गर्भावस्था परीक्षण है उसका जो टेस्ट है वो अलग चीज पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझने में आया, फर्टाइल पीरियड किसको अपन कह रहे हैं, 10 से 17वें दिन के जो बीच का पीरियड है उसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस दिन अगर कोपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इससे 10 से 17 दिन की अवधि को फर्टाइल पीरियड माना जाता है। क्लियर है बेटा, यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई आपको, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं ये पॉइंट, जैसे ये फर्स्ट डे 28 to 29 डे, सत्रह दिन। तो ये 10 से 17 दिन की जो अवधि है इसको
फर्टाइल ज्यादा होती है, ठीक है, इस वजह से। अब फर्टाइल पीरियड के लिए टेस्ट कौन कौन से करेंगे? तो एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं अपन स्पिन बार्केट टेस्ट। ग्रीवा के गर्भाशय ग्रीवा का श्लेष्मा पतला, मतलब कि थिन हो जाता है स्पर्म को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो इसमें स्पिन बार्केट टेस्ट में क्या करेंगे? सर्वाइकल म्यूकस का टेस्ट किया जाता है। दूसरा होगा बेटा बीपी, मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर। और बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या होगा? अंडोत्सर्ग के बाद बीबीटी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर जाता है। किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को थर्मोजेनिक हार्मोन भी कहता है। और तीसरा होता है बेटा इसमें यूरिन में एलएच हार्मोन की उपस्थिति द्वारा, ठीक है। तो ये यहां पर फर्टाइल पीरियड निषेच्य अवधि को चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। और एक होता है बेटा यहां पर प्रेगनेंसी या ग्रेविडेक्स टेस्ट। और ये जो प्रेगनेंसी और जो ग्रेविडेक्स टेस्ट है ये किस पर बेस्ड होगा? HCG पर आधारित। पूरा नाम आपको पता है ही, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसके ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर है बेटा? अब बताओ यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? समझने में आ गई? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उनको भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन पढ़ेंगे उससे पहले बेटा इन पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के साइकिल को समझना। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर, और एक बात कर रहे हैं यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर। तो बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन के 3 लेवल होते हैं, है ना? 3 लेवल हैं। जैसे एक हम बात करें लो लेवल, मिड और हाई लेवल। और प्रोजेस्टेरोन का बेटा यहां पर केवल हाई लेवल होता है, लो मिड नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि बेटा जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होता है या फिर मध्यम स्तर होता है ना, या तो कम है या फिर मध्यम स्तर है, तो उस केस में यह GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। और जब इसका लेवल हाई होगा एस्ट्रोजन का, तो ये GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देता है ना? याद रखना ये चीज, ठीक है। क्योंकि ये जो इतना आसान मत समझना टॉपिक को, ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है ना, तो ये हमेशा GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा,
ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। बेटा GnRH का मतलब हम FSH और LH के लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो FSH LH कम होंगे, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो FSH और LH बढ़ जाएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे सुनो। देखो अब एक बार ये आगे का जो फ्लो चार्ट है उसको समझ लो आप लोग, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। देखो बेटा ये ग्राफ है और इसको यहां पर कुछ अपन ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये ग्राफ हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये नीचे एक्स एक्सिस पर हमने आर्तव चक्र के दिनों की संख्या लिखेंगे। आर्तव चक्र के दिनों की संख्या जैसे 14, 28 to 29, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14th डे ओव्यूलेशन होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, ये आर्तव चक्र के दिनों की संख्या हो गई। अब आर्तव चक्र के दौरान क्या करेंगे? जैसे आर्तव चक्र के दौरान एक तो यूटेरस में भी इवेंट होंगे जिसको हम कहेंगे बेटा यहां पर गर्भाशयी घटना, यूटेराइन इवेंट। अच्छा पता है बेटा गर्भाशय घटना क्या होती है? गर्भाशय घटना में कि जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम का टूटना और उसकी रिपेयरिंग होना, है ना। तो ये यूटेरस में पे जिसमें हम यहां पर ये इस तरह से एंडोमेट्रियम के टूटने की और इसके मैच्योरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहां पर ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम है बेटा, इस तरह से। ऐसा ही बनाया था ना अपन ने एंडोमेट्रियम, जिसमें मैंने ऐसे गर्त वगैरह भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है बेटा। ये सभी एंडोमेट्रियल ग्लैंड है इस तरह से। ठीक है, और ये इसमें जो मैं लाइनिंग करके बना रहा हूं ये क्या है? ब्लड वेसल, शाबाश। और ये जो गर्त है उसको क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियल ग्लैंड, एंडोमेट्रियल ग्रंथि है। ठीक है, और ये देखो यहां पर ये ब्लड वेसल्स हो गई। तो ये एंडोमेट्रियम का टूटना। अब देखो आपको पता लग रहा है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन देखो एंडोमेट्रियम पतला होता जा रहा है ना। और फिर छठे दिन से देखो रिपेयरिंग होने लग गई एंडोमेट्रियम के, तो देखो लेवल इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है ना। और फिर बाद में देखो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, तो देखो प्रोजेस्टेरोन आते और ज्यादा थिकनेस बढ़ गई, है ना। और 28 29वें दिन देखो फिर बाद में जब निषेचन नहीं होगा तो वापस से देखो थिकनेस कम होती जा रही है। तो ऐसे ये घटनाएं गर्भाशय के अंदर होती है जिसमें बैक्टीरिया टूटना होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? यूटेराइन इवेंट। आई बात समझने में बेटा? अब आगे देखो इसके बाद में और क्या घटनाएं होंगी। और घटना यहां पर हो रही है जैसे अंडाशयी घटना, अंडाशयी घटना, ओवेरियन इवेंट। अब आपसे पूछा जाए कि बेटा ओवरी में क्या इवेंट हो रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स तो हम यार पहले ही पढ़ चुके थे, है ना। प्राइमरी फॉलिकल्स तो हम यहां पर पहले ही पढ़ चुके थे। एक मिनट रुको, देखो ये इसको, है ना। अब प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट पहले पढ़ चुके थे। अब फिर बाद में क्या होगा, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल्स का बनना, टर्सरी फॉलिकल्स का बनना, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स का बनना,
तो ये जो इवेंट होते हैं ये सारे कहां पर होंगे, अंडाशयी घटना नाम दे दिया। आई नहीं आई बात समझने में? अब बेटा जब अंडाशयी घटना होंगी मतलब ओवरी में जब फोलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, तो यार आपको पता है कि फोलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रेट होगा, है ना? तो यहां पर मैंने लिखा अंडाशयी हार्मोन। अरे बेटा जब फोलिकल का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी फोलिकल यार सेकेंडरी फोलिकल में बनेगी तो थीका स्तर बनेगा, टर्सरी में बनेगी तो थीका स्तर विभेदित हो जाएगा, थीका इंटरना एक्सटर्ना, और थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन आ रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है? और ये पता है ये अंडाशय और गर्भाशय घटना को रेगुलेट कौन करेगा? तो यहां पर हम लिखेंगे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पीयूष ग्रंथि हार्मोन इनको रेगुलेट करेंगे, जिनको आप गोनेडोट्रोपिन्स कहते हो। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, देखो अब क्या होगा यहां पर, जैसे मैंने सबसे पहले इसमें ये एक हार्मोन बताया, ये रेड कलर वाली लाइन देखो बेटा, ये है एफएसएच। तो एफएसएच का अभी निम्न स्तर है। सबसे पहले कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले एफएसएच आएगा, है ना? सबसे पहले एफएसएच आएगा। और एफएसएच क्या करेगा? फोलिकल के डेवलपमेंट को स्टार्ट करेगा, है ना? जैसे देखो अभी ये रेड लाइन देखो बेटा, अल्प मात्रा में एफएसएच आ रहा है। तो अल्प मात्रा में एफएसएच आएगा तो देखो प्राइमरी फोलिकल से क्या बन गया? सेकेंडरी फोलिकल बन गया। सेकेंडरी फोलिकल से क्या बन गया? टर्सरी फोलिकल बन गया। तो अभी भी एफएसएच का स्तर क्या है? निम्न है। कारण जानते हो क्यों निम्न है? क्योंकि अभी तक एस्ट्रोजन नहीं है। अरे एस्ट्रोजन का निम्न स्तर है नहीं है? एस्ट्रोजन कहां से आएगा? थीका इंटरना से आएगा। तो थीका इंटरना तो अब बनाए ना टर्सरी फोलिकल में। तो बताओ एफएसएच का लो लेवल है तो क्यों है लो लेवल? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लो लेवल है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लो लेवल जीएनआरएच को कैसा फीडबैक देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। इसलिए देखो एफएसएच बिल्कुल लो लेवल में चल रहा है। आई बात समझने में? समझने में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन आ रहा है? एफएसएच आ रहा है। एफएसएच किस अमाउंट में आ रहा है? वेरी लो अमाउंट में आ रहा है। इसलिए धीरे धीरे प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनी, टर्सरी फोलिकल बनी, है ना? अब जैसे ही टर्सरी फोलिकल का थीका इंटरना बन जाता है, तो थीका इंटरना के बनते ही यहां से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होने लग जाएगा बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखो ये छठवें दिन देखो यहां पर, यहां से धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल राइज करने लग जाता है। ठीक है, अब बताओ एस्ट्रोजन किस लेवल में आया? मिड लेवल में। अब मिड लेवल में भी कैसा फीडबैक देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। तो अभी भी आपको एफएसएच का लेवल कैसे बताना है? लो बताना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि एफएसएच एब्सेंट है। एफएसएच लो लेवल में है, इसका मतलब स्लोली टर्सरी फोलिकल किस में चेंज हो जाएगी? ग्राफियन फोलिकल में चेंज हो जाएगी। जैसे ग्राफियन फोलिकल बनेगी तो यहां पर और ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, है ना? तो एस्ट्रोजन देखो बेटा यहां पर अब हाई लेवल पर चला गया, है ना? उच्च स्तर पर चला गया। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो नीचे वाली रेड लाइन है, ये है बेटा यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो एस्ट्रोजन का उच्च स्तर जीएनआरएच को कैसा फीडबैक देगा? पॉजिटिव फीडबैक। अरे ये देखो यहां पर, है ना? एस्ट्रोजन का हाई लेवल जीएनआरएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो यहां पर एफएसएच का लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और एफएसएच का लेवल बढ़ने के साथ साथ यहां पे एलएच हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। देखो ये रेड जो ग्रीन लाइन है ना, ये एलएच है, और ये एलएच का लेवल भी बढ़ गया। ठीक है, अब देखो आर्तव चक्र के मध्य में 3 हार्मोन का लेवल उच्च स्तर पर होता है। एलएच का लेवल उच्च स्तर पर है, एफएसएच का लेवल, और एक आप एस्ट्रोजन का लेवल यहां पर हाई लेवल पर बता सकते हैं। अब मुझे एक बार यहां तक की चीजें समझा दो आप लोग कि ये बातें आपको समझने में आई नहीं आई। चलो एक बार वापस से देखते हैं, कोई डाउट होगा तो। हाँ 1 मिनट वापस से बता रहा हूं बेटा मैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो आप उसमें बताओगे कि सर सबसे पहले एफएसएच हार्मोन आने लगा। अब आपसे पूछे बेटा किस अमाउंट में आ रहा है, तो आप कहोगे सर वेरी लो अमाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो एफएसएच के प्रेजेंस में धीरे धीरे फोलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, स्लोली डेवलपमेंट हो रहा है। देखो प्राइमरी फोलिकल तो पहले ही बनी हुई थी,
है ना, जन्म के समय ही प्राइमरी फॉलिकल बनी हुई थी, तो अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन गया, टर्सरी फॉलिकल बना। टर्सरी फॉलिकल बनते ही एस्ट्रोजन आने लग गया, तो देखो एस्ट्रोजन का लेवल अब बढ़ने लगेगा, पहले मिड लेवल पर आएगा, तो मिड लेवल पर भी नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तो अब हाई लेवल पर आ गया एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का उच्च स्तर एफएसएच एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है, इसलिए आर्तव चक्र के मध्य में एफएसएच और एलएच हाई लेवल पर चले जाते हैं। अब कितना हाई लेवल पर होंगे, तो उसके लिए देखो बेटा, एलएच जो है वो 6 से 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना, 6 से 10 गुना बढ़ जाता है, जैसे शुरू में था ना, और अब की जो बात कर रहे हैं वो 6 से 10 गुना बढ़ गया। और अगर एफएसएच की बात करें, तो एफएसएच में आप कहोगे कि सर यहां पर 2 से 4 गुना एफएसएच का लेवल बढ़ गया। अब एफएसएच और एलएच में ज्यादा लेवल किसका बड़ा है, एलएच का बड़ा है, तो ये जो एलएच का हाई लेवल है, इसी को आप क्या कह देते हो बेटा, यहां पर एलएच सर्ज कह देते हैं। जो एलएच का उच्च स्तर है, इसको क्या कहेंगे, एलएच सर्ज कहेंगे। अब बताओ बेटा, एलएच सर्ज होने पर ग्राफियन फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल फटेगी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ठीक है, ओव्यूम बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा ओव्यूम। समझने में आ गया, किस दिन होगा, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। अब जो अंडोत्सर्ग होने के बाद में जो फटी हुई ग्राफियन पुटिका है, वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, यहां पर कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, कार्पस ल्यूटियम मतलब कि जैसे कार्पस ल्यूटियम बनेगी, तो थीका इंटरना वगैरह सब हट गए वहां पर, है ना। अरे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, तो एस्ट्रोजन का सोर्स नहीं है, तो एस्ट्रोजन वापस किस में आएगा, लो लेवल में आने लग जाएगा। देखो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, है ना, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया। अब एस्ट्रोजन का लो लेवल क्या करेगा बेटा, एफएसएच एलएच को किस टाइप का फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। तो देखो यहां पर ये एफएसएच भी कम होने लग जाएगा और एलएच भी कम होने लग जाएगा। क्लियर है बेटा, ये दोनों का लेवल कम होने लग गया। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगा, तो कार्पस ल्यूटियम से आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम से कितने हार्मोन आते हैं, मुख्य स्टेरॉइड हार्मोन बताओ, तो आप कहोगे सर 2 हार्मोन आते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में आएगा और एस्ट्रोजन कम मात्रा में आएगा। बताया था ना आप लोगों को, एस्ट्रोजन लो अमाउंट में और प्रोजेस्टेरोन हाई अमाउंट में। तो यहां पर क्या होगा, अब एस्ट्रोजन की बेटा वापस से एक पीक बनेगी, देखो इस तरह से। जैसे कार्पस ल्यूटियम बनता है ना, तो फिर से एस्ट्रोजन डाउन होकर के वापस से सिक्रेट होने लग जाएगा, हो गया ना वापस से सिक्रेट, तो सेकंड पीक बन गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आर्तव चक्र में एस्ट्रोजन की कितनी पीक बनती है। आप कहोगे सर 2 पीक बनती है, कितने अमाउंट में, कि सर पहले वाली पीक हाई अमाउंट में, दूसरी वाली पीक मॉडरेट अमाउंट में, मतलब मध्यम स्तर में बनेगी, ठीक है। तो पहली वाली पीक किसकी वजह से बन रही थी, फॉलिकल के थीका इंटरना के कारण, और दूसरी वाली पीक किसकी वजह से बन रही है, तो कार्पस ल्यूटियम के कारण बन रही है, ठीक है। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम होगा, तो अब यहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। तो ये देखो बेटा, प्रोजेस्टेरोन यहां से, जहां से कार्पस ल्यूटियम बना ना, तो वहां से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होना स्टार्ट कर दिया। देखो यहां से ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग गया। किस लेवल पर है प्रोजेस्टेरोन, उच्च स्तर पर है, और एस्ट्रोजन किस पर है, मध्यम स्तर में है ना। और अब ये पढ़ो यहां पर, एस्ट्रोजन का हाई लेवल, सॉरी एस्ट्रोजन का मिड लेवल जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक, और प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक। तो इसका मतलब आप सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे जो एफएसएच है इसको बंद कर दो आप लोग बिल्कुल, और जो एलएच है उसको भी बिल्कुल बंद कर दो यहाँ पे, है ना। उनको तो परमानेंट ही बंद कर दो, उनसे मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। समझने में आ गया क्यों बंद हो गए, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर और एस्ट्रोजन का जो मध्यम स्तर है, वो इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। बताओ बेटा, यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई, क्लियर है, या वापस से समझाऊं पूरा, यस सर, समझने में आ गया। चलो अब एक चीज, हाँ बेटा बोलो, वापस बोलो क्या कह रहे हो। जो गर्भाशय घटना है ना, तो सर उसमें जो 14वें दिन से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, तो आवाज सही से नहीं आ रही बेटा, धीरे धीरे बोलो, वापस बोलो क्या कह रही हो।
सर गर्भाशय घटना में जो 14वां दिन होता है, हाँ, गर्भाशय की घटना में क्या होता है? 14वें दिन अंडोत्सर्ग प्रारंभ होता है। गर्भाशय घटना में थोड़ी अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग तो अंडाशय घटना है, यूटेराइन इवेंट थोड़ी है। जो अंडोत्सर्ग है, ओव्यूलेशन है, वो तो ओवेरियन इवेंट है बेटा, यूटेराइन इवेंट थोड़ी है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, अब यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मुझे ये बताओ कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? जल्दी बोलो, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन सा हार्मोन करेगा? एलएच। एलएच हार्मोन करेगा। एलएच हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। गर्भावस्था के बाद में, गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? एचसीजी। अरे जैसे निषेचन होने के बाद में कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? एचसीजी। और निषेचन से पहले कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है? एलएच कर रहा है। अब बताओ एलएच है क्या यहां पर? नहीं है ना? अब मान लो बेटा इस केस में निषेचन नहीं हुआ है ना। अब प्रोजेस्टेरोन का देखो, सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उच्च स्तर एलएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एलएच का स्तर कम हो जाएगा। एलएच कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगी, इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम हाशित होना शुरू हो जाती है, रिग्रेस करना स्टार्ट करेगी, हाशित होना शुरू हो जाएगी। और जैसे कार्पस ल्यूटियम हाशित होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या है? अरे तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो मेरी चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रोत क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है? एलएच कर रहा है। अब जैसे अंडोत्सर्ग हुआ, कार्पस ल्यूटियम बनी, एलएच उसको मेंटेन कर रहा है, और कार्पस ल्यूटियम से हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन आ रहा है। यहां तक बात दिमाग में बैठी? अब प्रोजेस्टेरोन किसको नेगेटिव फीडबैक देगा? एलएच को। तो एलएच बंद होगा नहीं होगा? तो एलएच बंद होगा तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी? नहीं होगी। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगी तो मतलब हाशित हो कर जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होगा, डिक्लाइन। क्योंकि एलएच बंद हो गया और कार्पस ल्यूटियम अभी भी मेंटेन है। कौन मेंटेन कर रहा है? अभी एचसीजी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तभी मैंने कहा था पहले कि आप लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के आ जाना, और ये सारे उसके इंपैक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन कर रहा है, जबकि मैं बार बार बोल करके बता रहा हूं। ठीक है, अब निषेचन होने पर तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब मान लो बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की स्थिति में ये जो एफएसएच एस्ट्रोजन है वो इस तरह से डिक्लाइन कर रहा है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी ऐसे डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, ये निषेचन नहीं होने की स्थिति में बनेगा। अब देखो 28वें 29वें दिन प्रोजेस्टेरोन सबसे कम हो गया, तो जिस दिन प्रोजेस्टेरोन सबसे कम होगा उसी दिन नया आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब बताओ मुझे आप लोग, यहां तक का जो ग्राफ है ये समझने में आया नहीं आया? देखो ये तो थी समझने वाली चीजें, है ना। बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी जैसे थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बताओ कि ये जो मैंने बातें आप लोगों को बताई है अलग अलग प्रावस्था से संबंधित, वो सारी चीजें आपको समझने में आई नहीं आई? अभी सर। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब 3 से 5 दिन तक ये तो आर्तव प्रावस्था है, 6 से 13वें दिन पुटिकीय प्रावस्था,
14वें दिन अंडोत्सर्ग प्रावस्था और 15 से 28 से 29वें दिन ल्यूटियल प्रावस्था। तो आपको ग्राफ समझने में आ गया? आगे बढ़े, चलो देखो अब थ्योरी पढ़ते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं आर्तव प्रावस्था। आर्तव प्रावस्था, ठीक है। अब मुझे यह बताओ बेटा कि आर्तव प्रावस्था को आप कौन सा इवेंट बताओगे? गर्भाशय घटना कहोगे या अंडाशय घटना कहोगे? समझने में आ गया? क्या कहेंगे? गर्भाशयी घटना। अंडाशय कैसे होगा? क्योंकि आर्तव प्रावस्था में एंडोमेट्रियम टूटेगा तभी तो ब्लीडिंग होगी। तो आर्तव प्रावस्था 3 से 5 दिन के लिए, इसकी अवधि कितनी होगी? 3 से 5 दिन, या तो 3 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होगी। 3 से 5 दिन। निषेचन नहीं होने पर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर और एस्ट्रोजन का मध्यम स्तर। उच्च स्तर क्या करेगा बेटा? GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? LH स्टॉप हो जाएगा, LH बंद हो जाएगा। LH बंद होते ही कार्पस ल्यूटियम क्या होगा? हाशित हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम के हाशित होते ही प्रोजेस्टेरोन स्टॉप हो जाएगा, है ना। और प्रोजेस्टेरोन के स्टॉप होते यहां पर एंडोमेट्रियम का टूटना, ठीक है। एंडोमेट्रियम का टूटना, स्लग ऑफ, इसको स्लग ऑफ कहते हैं। एंडोमेट्रियम का टूटना, और टूटते ही क्या होगा? यहां पर रक्तस्राव होने लग जाता है, ठीक है। अब बताओ, ये बात आपको समझने में आई नहीं है कि ये पॉइंट टू पॉइंट अपन ने मेंस्ट्रुअल फेज कैसे समझाया? कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? आप लोगों को कोई भी चीज में डाउट है तो बताओ मुझे एक बार। यहाँ पे क्लियर है? चलो देखो, मैं अब कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ये अलग कलर के मार्कर से लिख देता हूं मैं। कार्पस ल्यूटियम हाशित क्यों हुई यहाँ पे, है ना? सुन लो पहले तो। क्योंकि LH कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। समझने में आया? इसलिए कार्पस ल्यूटियम हाशित हो गई क्योंकि LH स्टॉप हो गया। प्रोजेस्टेरोन क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का श्रावण कार्पस ल्यूटियम से होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन स्टॉप हुआ। एंडोमेट्रियम क्यों टूटा? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन ही नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन भी नहीं होगी, इसीलिए टूट जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब तो कोई डाउट नहीं है भैया? समझने में आ गया ये वाला टॉपिक? नो सर। चलो ठीक है। Yes, अब sir. आगे देखो, आर्तव प्रावस्था का नहीं होना गर्भावस्था का सूचक है। समझ गए? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यही कारण हो, और भी कारण होता है, तनाव, दुर्बल स्वास्थ्य, अल्प आहार तथा लंबे समय तक कठोर व्यायाम के कारण तथा लंबे समय तक कठोर व्यायाम, आर्तव प्रावस्था की अनुपस्थिति, के अन्य कारण हैं। ठीक है, ये अदर रीजन भी होते हैं, इन वजह से भी मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकता है। क्लियर है बेटा, समझने में आ गई ये बात? चलो दूसरी प्रावस्था पढ़ते हैं, ये है पुटिकीय या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। पुटिकीय को इंग्लिश में बोलेंगे फोलिकुलर और इसे बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज। अब देखो बेटा, पुटिकीय प्रावस्था तो इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ होगी, और प्रोलिफेरेटिव फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफेरेशन होता है, मोटाई बढ़ती है एंडोमेट्रियम की। इसलिए अगर पुटिकीय प्रावस्था के बारे में बात करें तो आप कहोगे कि सर ये अंडाशय घटना है। क्यों है अंडाशय घटना? क्योंकि यहां पर फोलिकल ग्रोथ होती है। और प्रचुरोद्भवन ये गर्भाशय घटना है, और गर्भाशय घटना इसलिए है क्योंकि यहां पर एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा। तो ये एक दूसरे से लिंक है बेटा, दोनों प्रोसेस इसलिए लिंक है क्योंकि फॉलिकल की ग्रोथ होगी तो एस्ट्रोजन आएगा, है ना, और एस्ट्रोजन आएगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाएगा, तो ये लिंक है। तो इस जो प्रावस्था की अवधि है ये होगी बेटा 9 से 11 दिन। ये ड्यूरेशन है, टाइम नहीं बता रहा मैं, है ना। कहीं आप ये समझ लो कि सर 9 से 11वें दिन, है ना, 9 से 11 दिन का ड्यूरेशन है, ये टाइम नहीं है। जैसे अगर मान लो कि अपन ये कहें कि आर्तव प्रावस्था 5 दिन तक चल रही है, तो ये प्रावस्था अब 6 से लेकर के 13 दिन तक चलेगी, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए, है ना। और अगर मान लो आर्तव प्रावस्था 3 दिन की है, 3 से 5 बताई थी ना, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितने दिन हो गए? 10 दिन। तो लगभग 9 से 11 दिन का ड्यूरेशन होता है इसका। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो वैसे अगर आप ये कहोगे कि सर आर्तव प्रावस्था ये कब से कब तक होगी, तो आप ये कहोगे कि ये 5वें 6वें से लेकर के 13वें दिन तक होती है, 6वें से लेकर के 13वें दिन तक चलेगी। तो इसका ड्यूरेशन कितना हो गया? तो एवरेज ड्यूरेशन 9 से 11 दिन का हो जाता है। ठीक है, ये अवधि है इस फेज की। समझ गए बेटा अपन क्या कह रहे हैं? एक तो टाइम होता है, एक ड्यूरेशन है। तो ये ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, बीच के गैप की बात कर रहे हैं कि कितने दिन तक चलेगी ये फेज, है ना। हम ये नहीं कह रहे किस दिन से चलेगी, 6ठे दिन से चलेगी या चौथे दिन से चलेगी, जो 13वें दिन तक होती रहेगी, है ना। और कितने दिन तक होती है? 9 से 11 दिन तक होती है। आई बात समझने में? तो 9 से 11 दिन तक ये फेज है। इसमें यहां पर क्या होगा बेटा? सबसे परिवर्तनशील प्रावस्था, इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे परिवर्तनशील प्रावस्था। अब सुनो बेटा, जो मैंने वहां पर प्री ओव्युलेटरी फेज के लिए कहा था ना,
वो इन दोनों को प्री ओव्यूलेटरी कह सकते हो आप। अरे ओव्यूलेशन के पहले वाली प्री ओव्यूलेटरी। अब बताओ ये जो इधर हमने लिखा है आर्तो प्रावस्था और ये पुटिकीय प्रावस्था, दोनों कंबाइंडली प्री ओव्यूलेटरी है नहीं है। अब प्री ओव्यूलेटरी में ज्यादा वेरिएबल कौन सा होगा? फोलिकुलर फेज मोस्ट वेरिएबल फेज होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होगी एफएसएच के प्रभाव से। एफएसएच के प्रभाव से अंडाशय में नई पुटिकाओं का पुटिकाओं की वृद्धि मतलब ग्रोथ होती है। इसलिए तो फोलिकुलर फेज कह रहे हैं, क्योंकि फोलिकुलर ग्रोथ होगी। फोलिकुलर ग्रोथ होगी तो इनके थीका इंटरना से, ठीक है, फोलिकुलर ग्रोथ में इनके थीका इंटरना से फोलिकल के थीका इंटरना से एस्ट्रोजन श्रावण होगा, है ना, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा। एस्ट्रोजन क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम की मरम्मत करता है। एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है। कौन रिपेयर कर रहा है? एस्ट्रोजन। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने लगेगी, इसीलिए इसको प्रोलिफेरेटिव फेज कह रहे हैं। इसके बाद में 3 नंबर पर आएगी बेटा यहां पर अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था ये सबसे छोटी अवधि की प्रावस्था है। छोटी अवधि 1 दिन की होती है केवल, है ना, 1 दिन में ही होगा ओव्यूलेशन, शॉर्टेस्ट फेज होगी। यहां पर क्या होगा बेटा, इसमें एस्ट्रोजन का स्तर हाई हो जाता है, मतलब बढ़ जाएगा। और एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल है ये क्या कर रहा है, GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देगा। और GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देगा तो यहां पर FSH और LH का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, जिससे FSH व LH स्तर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इनको बेटा गोनेडोट्रोपिन कहते हैं अपन वैसे कंबाइंडली, GTH। और इनमें जो LH का उच्च स्तर को क्या कहते हैं, LH सर्ज कह रहे हैं। LH का उच्च स्तर LH सर्ज है। तो LH के उच्च स्तर की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगा, ग्राफियन पुटिका फटती है, तथा सेकेंडरी oocyte के रूप में अंडोत्सर्ग होता है ना, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में अंडोत्सर्ग हो जाता है। इसके बाद में फिर लास्ट जो स्टेज है इसको बोलते हैं बेटा ल्यूटियल। ल्यूटियल या श्रावी मतलब सिक्रेटरी प्रावस्था। अब देखो ल्यूटियल प्रावस्था क्यों बोला बेटा इसको, क्योंकि यहां पर कार्पस ल्यूटियम बनेगी फटी हुई ग्राफियन पुटिका से,
ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम कहां बन रही है? अंडाशय में। इसलिए जो लुटियल प्रावस्था है ये अंडाशयी घटना हो गई, क्योंकि यहां पर कार्पस ल्यूटियम निर्माण होता है। और जो श्रावी प्रावस्था है ये है बेटा इसमें गर्भाशयी घटना, यूटेराइन इवेंट है। इसलिए यूटेराइन इवेंट है क्योंकि एंडोमेट्रियल ग्रंथि से श्रावण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल ग्रंथि से श्रावण होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों भी एक दूसरे से लिंक है कि अंडोत्सर्ग के बाद में फटी हुई ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर बनाती है, इसलिए इसको अंडाशय घटना कहा। अब कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन आएगा। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियल ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल ग्रंथि से सिक्रेशन के लिए, मतलब उसको शूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, रोपण के लिए उसको वहां पर शूटेबल बना रहा है। तो ये इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को जो अनुकूलित या सूटेबल बना रहा है वो कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड यहां से कुछ सिक्रेशन कर रही है, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं, जो गर्भाशयी घटना हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर क्या चेंज आएगा, ये इस प्रावस्था की अवधि फिक्स होती है, स्थायी प्रावस्था है, इसकी अवधि में नो चेंज है ना, स्थायी प्रावस्था है, ऑलवेज 14 डे। कितने दिन की होगी? 14 दिन की, हमेशा 14 दिन की होगी, कोई चेंज नहीं आता बेटा यहां पे। और लार्जेस्ट फेज भी होती है बेटा ये, नहीं लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन 28 दिन का साइकिल होता है ना उसमें कह सकते हैं, क्योंकि जो 50% दिन होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो इसी के ही होते हैं। बाकी फिर अगर 28 से ज्यादा दिन का हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फिर फॉलिकुलर फेज बड़ी होने लग जाती है। स्थायी प्रावस्था कहता है। अब देखो बेटा अंडोत्सर्ग के बाद जो शेष अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका का शेष भाग क्या बना लेता है? कार्पस ल्यूटियम बना लेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम किस कलर का स्ट्रक्चर है? येलो। ठीक है, पीले रंग की संरचना होती है कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम से कौन कौन से श्रावण यहां से हो रहे हैं? तो कार्पस ल्यूटियम से श्रावण होता है प्रोजेस्टेरोन हाई अमाउंट में, एस्ट्रोजन लो अमाउंट में। और भी हार्मोन्स आता है बेटा, जैसे रिलैक्सिन भी आएगा, इनहिबिन भी आएगा, लेकिन वो हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ना, अभी यहां की बात कर रहे हैं। तो ये भी यहां पर आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल ग्रंथि से एंडोमेट्रियल ग्रंथि से श्रावण इंक्रीज करता है ना, श्रावण को बढ़ाता है। और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियम का प्रचुरोद्भवन कर रहा है। तो एंडोमेट्रियल ग्रंथि से श्रावण बढ़ाता है और एंडोमेट्रियम को रोपण हेतु अनुकूलित करता है, शूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है,
और इसी अवस्था में एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम का प्रचुरोद्भवन कर रहा है ना, मोटाई बढ़ाता जा रहा है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि थिकेस्ट एंडोमेट्रियम किस प्रावस्था में होती है, सबसे मोटी एंडोमेट्रियम, तो हम कहेंगे ल्यूटियल प्रावस्था में सबसे मोटी एंडोमेट्रियम होती है, क्योंकि यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये बात बताओ यहां पर समझने में आई नहीं आई? अब इसमें मैं दो कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, एक कंडीशन है कि निषेचन नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन एब्सेंट और इफ फर्टिलाइजेशन डन। या फिर एक मिनट रुको, हिंदी में लिख देता हूं इसको मैं। निषेचन नहीं होने की दशा में और निषेचन होने की दशा में क्या होगा, निषेचन नहीं होने पर, और दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, निषेचन होने पर, है ना, इस प्रावस्था में क्या चेंज आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब पहला तो है बेटा देखो, निषेचन नहीं होने पर क्या होगा, निषेचन नहीं होने पर प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर क्या करेगा बेटा, LH को नेगेटिव फीडबैक देगा। सही बात है ना, तो GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से LH स्टॉप हो जाएगा, और LH स्टॉप होने से कार्पस ल्यूटियम हाशित होगी, और कार्पस ल्यूटियम के हाशित होने से प्रोजेस्टेरोन स्टॉप होगा, और प्रोजेस्टेरोन स्टॉप होगा तो नया आर्तव चक्र स्टार्ट हो जाएगा। ये हम पहले बता चुके, ये वाली बातें सारी आर्तव प्रावस्था में। अब निषेचन होने पर क्या होगा, निषेचन होने पर यह प्रावस्था प्रसव तक स्थायी हो जाती है। अब देखो बेटा, निषेचन होने पर क्या होगा, निषेचन होने पर प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा, है ना, FSH व LH एब्सेंट होंगे। अब कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, HCG कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, और यह प्रावस्था प्रसव तक स्थायी हो जाएगी। यह प्रावस्था प्रसव तक स्थायी रहती है, और आर्तव चक्र के अन्य इवेंट्स एब्सेंट होंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो अदर इवेंट्स है, अन्य घटनाएं हैं, वो कुछ भी यहां पर नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, है ना। अब बताओ उस केस में जो ल्यूटियल प्रावस्था है ये कंटिन्यूअसली चलेगी नहीं चलेगी, यहां पर आई बेटा बात समझने में। अब मुझे एक बार ये बता दो, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या, समझने में आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज? चलो ठीक है, एक बार देखो, ये
इंग्लिश में एनसीईआरटी में और बता देता हूं आप लोगों को, हिंदी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे तो। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, पहले समझ लो इस चीज को। देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं अपन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्क। जब पहला आर्तव चक्र प्रारंभ होगा तो उसको क्या कहेंगे? मीनार्क कहेंगे। ह्यूमन फीमेल menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। मतलब ह्यूमन फीमेल में 28 से 29 दिन की अवधि में ये रिपीट होता रहता है। समझ गए ना? फिर आगे देखो, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक आर्तव चक्र से अगले आर्तव चक्र के बीच में जो घटनाएं होती है, चक्रीय घटनाएं, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं। वन ओव्यूम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल, है ना, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र के मध्य में केवल एक एग रिलीज किया जाता है, ओनली वन एग रिलीज होगा यहां पर। अरे या आज क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन एग रिलीज होगा। मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इस फिगर में है जो हम सारे वहां पर बता चुके हैं। ठीक है, एक बार आप उसको वहां से और चेक कर लेना। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिन के लिए होता है। The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus। क्यों होगा? यूटेरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग के टूटने की वजह से। एंड इट्स ब्लड वेसल्स भी टूटेगी, विच फॉर्म लिक्विड, ये लिक्विड बनाएगी, दैट कम आउट थ्रू वेजाइना, और ये लिक्विड वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। इसको आप मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलोगे। 70 से 80 ml है, जिसमें से 30 से 50 ml ब्लड होता है। menstruation only occur if the released ovum is not fertilized। अगर निषेचन नहीं होगा तो ही menstrual flow होगा। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब आर्तव प्रावस्था की अनुपस्थिति में भी इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं लिख रखा है इंडिकेट प्रेगनेंसी, में भी इंडिकेट प्रेगनेंसी, कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, क्योंकि अदर एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। देखो ये इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, है ना, तो ये भी इस चीज को अफेक्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। इसके बाद में फिर फॉलिकुलर फेज आएगा। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना। प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। हमने भी यही बताया, प्राइमरी फॉलिकल तो एट द टाइम ऑफ बर्थ रहती है, फिर बाद में ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। Simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation। एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा, प्रोलिफरेशन कह रहे हैं उसको। The change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone। सही बात है ना, ये जो भी परिवर्तन होंगे वो पीयूष ग्रंथि और अंडाशय हार्मोन में परिवर्तन की वजह से होते हैं। The secretion of gonadotropin LH FSH increase gradually during the follicular phase। देखो अभी अपन ने पुटिकीय प्रावस्था में LH FSH के लेवल को बढ़ा रहे थे, ठीक है, जिससे क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोविंग फॉलिकल। और जो परिवर्तनशील पुटिकाएं हैं उनसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। 14वें दिन LH FSH अटेन पीक लेवल को अटेन करेंगे, उच्च स्तर को। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge, उसको LH surge बोलेंगे। Induce rupture of Graafian follicle thereby the release of ovum, ovulation, है ना। LH surge 6 से 10 गुना बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन 2 से 4 गुना बढ़ेगा। The ovulation is followed by luteal phase during which the remaining part of Graafian follicle transform as the carpus luteum। किसमें चेंज हो गया? कार्पस ल्यूटियम में। ये पढ़ लेना बेटा आप लोग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है, ये हम वहां से पढ़ लेंगे।
द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में, एस्ट्रोजन कम मात्रा में आएगा। असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, मेंटेन कर रहा है ना एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम, मतलब कि उसको रोपण के लिए अनुकूलित बना रहा है। अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, गर्भावस्था के दौरान या निषेचन के बाद में सारी घटनाएं बंद हो जाएगी। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगा और दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, है ना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर रहा है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी तो डिजनरेट करेगा इस वजह से। और ये 50 ईयर की एज मीनोपॉज की एज होती है। ठीक है बेटा, अब बताओ ये टॉपिक समझने में आ गया आप लोगों को? बाकी नेक्स्ट क्लास में और बताना फिर कोई पढ़ते हो और उसमें डाउट रहता है तो। ठीक है, जाओ अभी आप लोग फिर। यस सर। सर PDF